नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। बिहार विधानसभा में बुधवार को महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 160 विधायक रहे, जबकि बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि आप सब भाग रहे हैं, जरूर आलाकमान ने आपसे ऐसा करने को कहा होगा। नीतीश कुमार ने तंज में यह तो कह दिया कि आप सब भाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद से आरजेडी के कई नेता लगातार भाग रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, बुधवार को सीबीआई और ईडी की टीम ने देश भर में 42 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने बिहार में ही राजद के 6 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद भी हैं। इनके अलावा पूर्व विधायक अबू दोजाना, लालू के ओएसडी रहे भोला यादव, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और लालू के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रेड के दौरान सीबीआई के हाथ 200 सेल डीड के पेपर मिले हैं। बिहार में आरजेडी नेताओं के घर जब सीबीआई की छापेमारी चल रही थी, उसके कुछ ही देर बाद बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था। ऐसे में आरजेडी ने इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताते हुए केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने से विधायक डर के मारे उनके पक्ष में आ जाएंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है और बीजेपी ने डराने के लिए आज ही का दिन चुना है। आप राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप इन्हें ईडी सीबीआई की नहीं, आप इन्हें भाजपा की रेड कहिए। ये संगठन बीजेपी के लिए काम करती है। अभी कुछ दिनों पहले ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बीजेपी इस स्तर पर जाएगी, एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे और आप भी इसी जद में आएंगे। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है। हम बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार ने खुद ही शिकायत की थी, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे थे, क्योंकि तब रुपयों के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई थी। अब इन सब की जो परिणति होती है वह हो रही है। ये तो हुई सीबीआई रेड, आरजेडी के आरोप और बीजेपी के पलटवार की बात। आपको बताता हूं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल इस घोटाले की कहानी यूपीए 1 सरकार के समय से जुड़ी है। तब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। लालू यादव पर आरोप है कि बतौर रेल मंत्री उन्होंने जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए थे। इस मामले में लालू यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। साल 2004 से 2009 के बीच भोला यादव लालू यादव के ओएसडी थे। सीबीआई ने 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत कुछ अन्य लोगों के नाम। सीबीआई ने इस साल राबड़ी आवास पर भी छापेमारी की थी, जिसमें तेजस्वी यादव के कमरे से कई दस्तावेज सामने आने की बात कही गई थी। आरोप है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी के जरिए रांची और पुरी में 2 होटलों के संचालन के नियम को नजरअंदाज कर ठेका सुजाता होटल्स नाम की एक कंपनी को दिया गया। इस कंपनी के मालिक विनय कोचर और विजय कोचर थे। आरोप है कि सुजाता होटल्स ने इसके बदले कथित तौर पर लालू यादव को 3 एकड़ जमीन दी थी, जो बेनामी संपत्ति थी। इधर सीबीआई के छापों के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी एक्टिव हो गई है। ईडी ने अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड, तमिलनाडु, बिहार और दिल्ली में 17 से 20 ठिकानों पर छापे मारे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव से पूछताछ के बाद ईडी ने ये छापेमारी की। ईडी ने दोनों को कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया है। मुश्किल बस इतना नहीं है। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश तक भेज दी है। इस सिफारिश के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों को सीएम आवास बुलाया गया है। राज्यपाल रमेश बैस भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर वैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी ने एक याचिका दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था।
इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी राय राज्यपाल को भेज दी। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नैतिक आधार पर मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए। हमारी मांग है कि विधानसभा को भंग करके सभी 81 सीटों पर चुनाव कराए जाए। वहीं झारखंड सीएम दफ्तर की ओर से इस मामले में सफाई देते हुए कहा गया है कि सीएमओ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री को मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उनके विधायक के तौर पर सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई। इधर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के एक सांसद और उनके कठपुतली पत्रकारों समेत भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। भाजपा मुख्यालय द्वारा संवैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग और शर्मनाक तरीके से अधिग्रहण किया गया। ऐसा भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं देखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले महीने ही झारखंड के कांग्रेस विधायक पश्चिम बंगाल में पैसों के साथ धरे गए थे। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में बैठी भाजपा शासित केंद्र सरकार झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है और इसमें नोडल एजेंट थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। इस मामले को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं से तो मेरा संपर्क बना ही रहता है, क्योंकि वहां मेरे कई पुराने दोस्त हैं। मैं 20 साल इसी पार्टी में था। वो गुवाहाटी आते हैं तो मुझसे मिलते हैं, मैं दिल्ली जाता हूं तब भी मुलाकात होती रहती है। इनमें कोई नई बात नहीं। क्या सच है क्या गलत, ये लोगों तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आरोप के बीच एक बात तो साफ है कि सीबीआई और ईडी उन्हीं राज्यों में ज्यादा सक्रिय हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों का आरोप ठीक है कि बीजेपी जानबूझकर उनके विधायकों को या लोगों को परेशान कर रहे हैं, या वाकई मोदी सरकार से अलग होने की वजह से ये लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं? इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिंह। नमस्कार सर, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आपसे सवाल सबसे पहला जो होगा कि बिहार में जो सीबीआई और ईडी की जो रेड पड़ी है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों का आरोप है कि जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहीं पर केंद्रीय एजेंसियों को खड़ा कर दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जब सिंहासन जिसके पास होता है ना, तो उसका जो मुकुट होता है उसमें कांटे लगे होते हैं। दूर से वो सोने का लगता है लेकिन उसमें कांटे लगे होते हैं, और ये चीज़ हर सरकार पे अप्लाई होती है। अगर आप आज जो रेड्स हुई हैं बिहार में उसकी आप बात करें, तो देखिए कि ये केस जो है, ये 2008-9 का केस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज का केस चल रहा है। तो ऐसे दिन टाइम करना जब नई सरकार बनी है, ट्रस्ट वोट चल रहा है, तो आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि आखिर इस समय क्यों? लेकिन अब तक आप भी समझदार हैं, आपको भी पता होगा कि ये टाइमिंग का ही खेल होता है। ये जो मेरा भी सवाल सरकार ये को इसलिए भी था सर, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि तथ्य उनके खिलाफ है, फिर भी ये लोग मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और ये विपक्ष वाले लोग जो है वो मोदी सरकार पे बेवजह के आरोप लगाते हैं। आपने ऐसा किया इसलिए आपके यहाँ है। तो सवाल यही उठता है कि जैसा आपने भी कहा, ये केस 2004 का है, 2004 से 9 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। तो तब से अब तक इंक्वायरी हो रही है, अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन जब जब इस तरह का घटनाक्रम कुछ होता है ये इंक्वायरी तेज हो जाती है, रेड तेज हो जाती है। इससे क्या समझे कि विपक्ष का आरोप जो वो सही है? नहीं, देखिए, विपक्ष का आरोप चाहे जो हो, हम बतौर ऑब्जेक्टिविटी से अगर देखें तो इसमें ज़रूर ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसे दिन रेड क्यों की जा रही है? ऐसा तो है नहीं कि जो कागज़ी कार्रवाई या जो कानूनी प्रक्रिया है वो 2008-9 के बाद चली नहीं और अचानक चलने लगी। ये सरकार का तरीका होता है एक संकेत देने का, एक संदेश देने का कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो आपका जो पुराना कच्चा चिट्ठा है, आपका पुराना जो इतिहास है, वो हमारे पास है, और समय-समय पर हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपके सारे दस्तावेज़ और ये आपका इतिहास हमारे पास रखा हुआ है। आज की जो घटना हुई है बिहार में, वो यही दर्शाती है कि जो केंद्र सरकार है, वो एक संदेश दे रही है कि हमारे पास आपके जितने पुराने केस हैं,
हम जब चाहेंगे हम इसको खोलेंगे और इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। क्योंकि अगर आप कानूनन तौर पे देखें तो केंद्र सरकार पे कोई सवाल नहीं खड़ा होता, क्योंकि ये पुराने केस हैं। केंद्र सरकार ये भी कह सकती है कि भाई ये केस लंबित थे या किसी कारण रुक गए थे, अब हम इनको शुरू कर रहे हैं। तो एक जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो हमको कहती है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राजनीतिक कारण है। लेकिन अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल लेंस के थ्रू देखें तो सरकार के पास बहुत सारे इस तरह के जवाब हो सकते हैं जो वो दे सकती है कि वो इस रेट या ये जो रेट्स पड़ रही है वो आज ही क्यों पड़ रही है। बिहार की बात तो हो गई। आपने आज देखा होगा कि आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनको एक लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है और उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई, जो मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक जानकारी आई है। तो सवाल उठता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने भी खबर देखा होगा, जाना होगा कि कांग्रेस के 3 विधायक पकड़े गए थे, जिसपे आरोप ये लगा था कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनके पास से पैसे भी बरामद हुए थे। तो क्या आज का जो मौजूदा घटनाक्रम है, क्या वो भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है? क्योंकि आप झारखंड में सरकार गिराने में विफल नहीं हुए, तो अब आप वहां पे कह रहे हैं कि जो आपके पीएम है, सॉरी सीएम है, वो अयोग्य हैं, इसलिए फिर से चुनाव करवाइए। क्या मतलब निकाला जाए? देखिए ये जो केस चल रहा है हेमंत सोरेन के खिलाफ, ये आज से नहीं चल रहा है, ये काफी समय से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। और जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है, उससे ये बड़ा ओपन एंड शट केस लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन पे आरोप है कि उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री का जो पद है, उसका दुरुपयोग करते हुए कुछ माइन्स जो हैं, वो लीज पर दे दी जो कानूनन रूप से नहीं दे सकते। अब क्या ये कानूनन रूप से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये इस मुद्दे को भाजपा ने बहुत गंभीरता से उठाया है और ये मामला इलेक्शन कमीशन तक गया है। बात हो रही है कि क्या पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 9 क्या ये हेमंत सोरेन पे मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री लागू होता है कि नहीं? तो अब प्रश्न ये है चुनाव आयुक्त भले उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, वो पहले भी कह चुके हैं कि ये गंभीर मतलब जो रिपोर्ट्स आई है उससे क्लियर है कि ये काफी गंभीर मामला है। लेकिन इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट है वो क्या है? क्या ये पहली बात तो ये है कि क्या ये आरोप सत्य है? अगर सत्य है तो क्या हेमंत सोरेन ने पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 9 का उल्लंघन किया है? अगर उल्लंघन किया है तो फिर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके लिए रुकना मुश्किल होगा। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार आई थी, तब सोनिया गांधी के ऊपर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू हुआ था और उनको अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उन्होंने उसके बाद चुनाव लड़ा था रायबरेली से और 4 या 5 लाख के मार्जिन से दोबारा जीत कर आई थी। तो इसको हम जोड़कर जरूर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन में देखें कि जो बिहार में आज हुआ और जो झारखंड में हो रहा है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में ये केस पिछले कई महीनों से काफी एक्टिवली परस्यू किया जा रहा है। तो ये उसी का एक क्रम हो सकता है, लेकिन जो बिहार में हुआ वो क्लियर कट लगता है कि उसमें उसको कहीं न कहीं राजनीति से जोड़ के देखना चाहिए। जी। एक सवाल बतौर पत्रकार मैं भी समझना चाहता हूं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, क्या वहां बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होती? क्या वहां नरेंद्र मोदी का खौफ है, या मामला कुछ और है जो छुपाया जा रहा है? देखिए राजनीति में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो ये कह सकता है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त है। भले ही हर पार्टी की सोच और वो चाहती है कि वो उसके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब आप सत्ता में होते हैं। हर तरह के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पुराना इतिहास होता है या कोई नए पैसे कमाने के लिए हर आदमी अपने को किसी तरह एडवांस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करता है, तो उससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या ऐसा है कि भाजपा शासित राज्यों में नहीं होता? नहीं, वहाँ भी इस तरह के केसेस आए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको राज्य गिना सकता हूँ। मध्य प्रदेश हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भाजपा के नेताओं के ऊपर पिछले 1 दशक में तरह-तरह के आरोप लग चुके हैं। लेकिन आज आज की तारीख में अगर हम देखें तो एक को छोड़कर बाकी
किसी पर इस तरह की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो कि उनके ऊपर रेड हो रही है, ईडी सवेरे-सवेरे आ जा रही है, सीबीआई जाँच कर रही है। तो उस तरह के मामले पहले भी उन पे चले हैं, लेकिन उन पे अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये कहना कि केवल विपक्ष में ही इस तरह के करप्शन के केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, हर पार्टी में होता है और उसके कई कारण होते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई दल नहीं है जो ये कह सकता है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त है। हम्म, हम्म। सर, आप चूंकि काफी समय, लंबे समय तक आपने कांग्रेस कवर किया है और आपने वो सरकारें भी देखी है जब सीबीआई को तोता का तमगा दिया गया था, कहा गया था कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार का तोता है। अभी फिर से आप वही हालात हैं जब विपक्ष ये चिल्ला रही है कि भाई ये जो है केंद्रीय एजेंसियां वो सरकार के इशारे पे काम करती है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि पहले की सरकार की तुलना में क्या अभी जो कुछ हो रहा है वो ज्यादा है या उसके बराबर ही है या उससे कम है? कुछ एग्जाम्पल दे सके तो और अच्छा होगा। ये बड़ा ही मुश्किल प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, जो सरकार आती है, जैसा हमने कहा कि वो काँटों का ताज होता है और सत्ता की कोई ना जात होती है और ना पात होती है। जो सत्ता में रहता है, हर विपक्षी पार्टी उन पे यही आरोप लगाती है कि भाई पिछली सरकार से ज़्यादा हो रहा है। जब यूपीए की सरकार थी, खासकर अगर हम 2010 की बात करें जब 2G स्कैम शुरू हुआ था, उस समय भी भाजपा ने ही वॉकआउट किया था पार्लियामेंट से कि जो सीबीआई है वो मिसयूज़ हो रही है। और ये आपने जो केस्ड पैरेट की बात की तो वो तो जग ज़ाहिर है कि वो जब कहा गया था तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। और भी अभी भाजपा में बड़े सीनियर मंत्री हैं, जब उनके खिलाफ सीबीआई के केस चल रहे थे, तब भी हमें याद है कि भाजपा ने एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था। उस डिनर का बहिष्कार किया गया था भाजपा द्वारा क्योंकि वो कह रहे थे कि सीबीआई का मिसयूज़ हो रहा है। तो ये मिसयूज़ हर सरकार में होता है। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इसमें ज़्यादा हो रहा है कि उसमें कम हो रहा है क्योंकि जो भी विपक्षी पार्टी होती हैं, वो यही बोलती हैं कि भाई इस सरकार में जितना हमारा दमन हो रहा है, वो पिछली सरकार में नहीं हो रहा था। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ स्केल, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, लेकिन अगर हम एक तराजू पे तौलें, तो बहुत ही कम फ़र्क दिखाई देगा किसी भी सरकार में क्योंकि अ, हर सरकार यही चाहती है कि वो किस तरह से अपने आप को स्थापित रखे, उसके लिए वो साम, दाम, दंड, भेद सब इस्तेमाल करने को तैयार रहती है। जी, एक आखिरी सवाल। एक कह लीजिए नागरिक होने के नाते जब मैं अपने नेताओं को देखता हूं तो अगर मुझे उसके बारे में निर्णय लेना हो तो वो किस आधार पे, क्योंकि अभी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, रेड हो रहा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सब खराब हैं। ऐसा लोगों में ये एक भाव जाता है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता है। तो बतौर नागरिक मुझे किस तरह से सेलेक्टिव होना चाहिए और कैसे समझना चाहिए कि किस बात पे भरोसा करें और कौन सा नेता अच्छा है, बुरा दीपक, ये बड़ा ही पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है। इसमें मतलब एक वन साइज़ फिट्स ऑल हम नहीं कह सकते। जिस तरह हम नेताओं के बारे में सोचते हैं, शायद आप नहीं सोचते होंगे। जिस तरह आप सोचते हैं, आपके प्रोड्यूसर नहीं सोचते होंगे। जो आपके प्रोड्यूसर सोचते हैं, वो आपके डायरेक्टर नहीं सोचते होंगे। लेकिन अ, हमें बड़े सेल्फिश होके देखना है क्योंकि हम प्रजातंत्र में लोकतंत्र में हम अपना वोट देते हैं। तो हम अगर अपना वोट देते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे वोट की पूरी कीमत निकले। आज अगर हम मार्केट में जाके कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हम मोल-भाव करते हैं, ताकि हमें अपने पैसे की पूरी कीमत मिले। वैसे ही जब हम लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हैं, तो हमको अपने वोट की कीमत डालनी चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति को कम से कम हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे, जिसे हम जानते हों, जो हमें पता हो कि अगर हम उसके लिए अपने किसी काम के लिए जाएँ, तो वो हमारे काम के लिए आवाज़ उठाए, सरकार तक जाए या हमको रास्ता दिखाए कि काम कैसे होगा। तो ये हमारा मायना है कि ऐसे देखना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि उनका नेता एकदम बिल्कुल अपराइट हो। तो अगर वो अपराइट होगा तो आपके काम में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कानूनी दाँव-पेच करना हो तो शायद वो मना कर दें। है? तो कुछ लोग उस तरह भी होते हैं। लेकिन अंत में आप जो भी सोचें, आपको अपने वोट की एक कीमत लगानी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, तो क्या मैं अपने आप को जस्टिफ़ाई कर सकता हूँ कि कल अगर मुझे कोई काम पड़ा, तो क्या यह व्यक्ति मेरी मदद करेगा कि नहीं? जी, जी।
चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि दर्शक समझेंगे कि जो मीडिया में परसेप्शन बनाया जाता है या फिर जिस तरह से आप खबरें देखने लग जाते हैं, आपको लगता है कि विपक्ष के सारे लोग बेईमान हैं, उस आधार पर आप अपनी राय ना बनाएं। आपको व्यक्तिगत तौर पे जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे उसको देखिए, समझिए कि आपके लिए क्या बेहतर है और उसी आधार पर राय बनाइए, वो सबसे बेहतर तरीका होता है। आप सर हमारे साथ जुड़े, बातचीत किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।